हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज केमिस्ट्री विद प्रिया। सो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक है वो वैसे तो हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो थ्योरी, उसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा है और हो सकता है इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जाए या फिर ना पूछी जाए, लेकिन इसका जो न्यूमेरिकल यूज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी न्यूमेरिकल्स में जो इसका यूज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आएंगे या इसके कॉन्सेप्ट से जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे वो तब तक आप इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक आपको इसका थ्योरेटिकल पोर्शन समझ में नहीं आता। तो थ्योरेटिकल पोर्शन समझना इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बेटा, वो है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ रिएक्शन। So first of all we'll talk about the definition of the enthalpy of reaction और heat of reaction। हम लोग इसकी definition देखेंगे। तो definition देखो बेटा क्या है, the amount of heat evolved or absorbed। जो amount of heat क्या होगी, evolved होगी या तो निकलेगी या फिर absorb होगी, दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। तो जितनी amount of heat evolve हो रही है या जितनी amount of heat क्या हो रही है, absorbed हो रही है in a chemical reaction, एक chemical reaction में when, कब, जब द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट एज रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल इक्वेशन हैव कंप्लीटली रिएक्टेड। जो केमिकल रिएक्शन हम लोग लिख रहे हैं उस केमिकल रिएक्शन में जो एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स वहां पे हमने लिखे हैं, जब उनके मोल्स क्या करेंगे, कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे, तो उस समय जितनी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगी या जितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगी, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज नोन एज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ रिएक्शन। तो कोई भी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, उस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो नंबर ऑफ मोल्स हमारे रिएक्टेंट के रिएक्ट कर रहे हैं, जब वो कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे मतलब कंप्लीट रिएक्शन हो रही है, जब वो कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे उस समय जो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड होती है, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज नोन एज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, लेट अस टेक वन एग्जांपल। हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल C सॉलिड, ठीक है, यानी कार्बन यहाँ पे क्या है, सॉलिड स्टेट में है, ये रिएक्ट कर रहा है हमारा O2 गैस के साथ और यहाँ पे क्या बना रहा है, CO2 इन द गैसियस फॉर्म। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू, अब ये रिएक्शन मेरी बैलेंस्ड है ना, तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन इंथैल्पी क्या होगी यहाँ पे, व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड कार्बन completely reacts with 1 mole of gaseous oxygen to give 1 mole of CO2। तो जब इनका कंप्लीट रिएक्शन होगा तो उस समय जो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड होगी, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब वो एनर्जी वहां पे इवॉल्व हुई है या फिर एब्जॉर्ब हुई है, ये हमें किसके बेसिस पे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा डेल्टा एच की वैल्यू के बेसिस पे। इंथैल्पी पढ़ा था हमने, डेल्टा एच पढ़ा था। डेल्टा एच क्या था, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो पॉजिटिव में है या फिर नेगेटिव में है, इसके बेसिस पे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हीट जो हुई है वो इवॉल्व हुई है या फिर एब्जॉर्ब हुई है। तो ये जो हमारी रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जो डेल्टा एच की वैल्यू आती है वो आती है -393.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, -393.5 किलो जूल पर मोल। अब देखो डेल्टा एच क्या है मेरा, डेल्टा एच है इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब ये वैल्यू माइनस में आ रही है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट्स की एनर्जी हमारी क्या होगी, आपकी ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, ज्यादा होगी। अब रिएक्टेंट्स जो है उनकी वैल्यू ज्यादा होगी, तभी ये वैल्यू किस में आई होगी, हमारी नेगेटिव में आई होगी। यानी कि आपका क्या है, यहाँ पे जो रिएक्टेंट थे उसकी एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो उसको नलिफाई करने के लिए इस प्रोडक्ट के साथ क्या हुई है, एनर्जी रिलीज हुई है, तब जाके प्रोडक्ट की एनर्जी प्लस जो एनर्जी रिलीज हुई है वो इक्वल्स टू रिएक्टेंट की एनर्जी। तो यानी ये क्या है, मेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, जिनमें प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से क्या होती है, कम होती है, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो चुकी होती है, रिलीज हो चुकी होती है। तो डेल्टा एच नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे हीट क्या हुई है, इवॉल्व हुई है।
और ये हीट इतनी इवॉल्व हुई है, इसका मतलब क्या है, जब 1 मोल कार्बन सॉलिड का कंप्लीटली रिएक्ट हुआ 1 मोल गैसियस ऑक्सीजन के साथ, तब ये एनर्जी रिलीज हुई। दूसरा देखिए, यहीं पे अगर हम दूसरी रिएक्शन लिखते हैं, अभी भी कार्बन सॉलिड है, ठीक है, लेकिन ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, गैसियस वाटर के साथ, यानी वाटर वेपर या फिर स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ पे क्या बना रहा है, CO गैस प्लस H2 गैस, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो डेल्टा H की वैल्यू आती है बेटा सॉरी, जो यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू आती है वो आती है प्लस 131.4 किलो जूल पर मोल। तो पॉजिटिव कब आएगी, पॉजिटिव कब आएगी, जब Hp ग्रेटर होगा किससे, HR से। तो Hp कब ग्रेटर होगा HR से, जब ये जो रिएक्टेंट है ये हीट को क्या करेंगे, एब्सॉर्ब करेंगे और किसको देंगे, प्रोडक्ट को देंगे। यानी यहाँ पे जो एनर्जी हुई है वो क्या हुई है, आपकी एब्सॉर्ब हुई है, ठीक है। कब, जब 1 मोल ऑफ कार्बन किसके साथ रिएक्ट हुआ, 1 मोल ऑफ H2O के साथ रिएक्ट हुआ, तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो आपकी क्या हुई है, एब्सॉर्ब हुई है, और फर्स्ट वाले में एनर्जी क्या हुई है, हमारी रिलीज हुई है। क्लियर हुआ बेटा। अब यहीं पे बेटा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन का, और वो फैक्ट क्या है, अगर मान लो ये वाली रिएक्शन है, इस रिएक्शन को मैं क्या लिखती हूँ, that CO2 in the gaseous form decompose to give C in the solid plus O2 in the gas। मतलब इस रिएक्शन को मैंने क्या कर दिया, आपका रिवर्स कर दिया। तो रिवर्स करने से क्या होगा, यहाँ पे जो डेल्टा H की वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, होगी तो उतनी लेकिन रिवर्स हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, प्लस 393.5 किलो जूल पर मोल। मतलब अगर आप रिएक्शन को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो रिएक्शन के रिवर्स करने से जो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन होगी उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अगर वो प्लस में है तो वो माइनस में होगी, अगर माइनस में है तो वो क्या होगी, आपकी प्लस में होगी, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, जो नंबर ऑफ मोल्स है वो एग्जैक्टली क्या होने चाहिए, सेम। ये नहीं कि यहाँ पे तो आप 1 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं और यहाँ पे आप 2 मोल ऑफ CO2 को डिकम्पोज कर रहे हैं, और डेल्टा H की वैल्यू दोनों में क्या रख रहे हैं, सेम रख रहे हैं, तो ये चीज नहीं होगी। क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फैक्टर्स ऑन विच द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन डिपेंड। सो पहला फैक्टर जो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन को इफेक्ट करता है वो क्या है बेटा, वो है अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट इन्वॉल्व और क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट इन्वॉल्व। जो रिएक्टेंट इन्वॉल्व है रिएक्शन में, उन रिएक्टेंट की जो क्वांटिटी है वो किसको इफेक्ट करती है, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन को। और वो हमें क्लियरली एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन की डेफिनेशन से बेटा क्लियर हो रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे 1 मोल ऑफ सॉलिड कार्बन जब 1 मोल ऑफ गैसियस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वहां पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है वो कितनी रिलीज हो रही है, -393.5, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या कह दूं कि 2 मोल ऑफ कार्बन सॉलिड, यानी कि यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, 2 मोल ऑफ कार्बन सॉलिड रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म्स 2 मोल ऑफ CO2 गैस। तो यहाँ पे जो डेल्टा H होगा वो भी क्या हो जाएगा बेटा, -2 × 393.5 किलो जूल पर मोल। अगर इसका हाफ करूंगी तो ये भी हाफ हो जाएगा, इसका डबल करूंगी तो वो भी डबल हो जाएगा, इसका ट्रिपल करूंगी तो वो भी ट्रिपल हो जाएगा। तो जिस अकॉर्डिंग मैं एक केमिकल इक्वेशन को चेंज करूंगी, उसी अकॉर्डिंग उसकी एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन भी क्या होगी, आपकी चेंज होगी। उसको डबल करूंगी तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगी, उसके मोल्स हाफ करूंगी तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी हाफ हो जाएगी, उसके मोल ट्रिपल करूंगी तो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। तो पहला फैक्टर जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है क्या है, क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट इन्वॉल्व या फिर अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट इन्वॉल्व, ठीक है। अब दूसरा जो यहाँ पे फैक्टर है जो कि किसको इफेक्ट करता है, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन को इफेक्ट करता है, वो है आपका फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है उनका फिजिकल स्टेट क्या है।
ठीक है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, उनका जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है, उस पे भी हमारी इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, सॉलिड लिक्विड से कंबाइन होकर गैसेस बनाएगा तो वहां पे इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कुछ और होगी। सॉलिड गैसेस से रिएक्ट करके लिक्विड बनाएगा तो वहां पे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमारी क्या होगी, अलग ही होगी। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो अलग अलग होता है, इसीलिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी यहाँ पे क्या आती है, हमारी अलग अलग आती है। लेट अस टेक वन एग्जांपल। हमारा हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, वो आपका ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, H2O लिक्विड बना रहा है। यानी H2 जो है हाफ ऑफ O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, H2O लिक्विड बना रहा है। और दूसरी बार में H2O जो गैस है वो हाफ ऑफ O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, H2O गैसियस फॉर्म में बना रहा है। यानी दोनों में क्या है, जो रिएक्टेंट है उनकी फिजिकल स्टेट तो क्या है, सेम है, लेकिन प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट इसमें क्या है, लिक्विड है, और इसमें क्या है, हमारा गैसियस है। तो यहाँ रिएक्टेंट कंबाइन होके लिक्विड फॉर्म बना रहे हैं, यहाँ रिएक्टेंट कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, गैसियस फॉर्म बना रहे हैं। तो दोनों में जो इंथैल्पी आती है वो क्या आती है, हमारी चेंज आती है। और वो जो इंथैल्पी चेंज होता है यहाँ पे वो आपका कितना है, ये इंथैल्पी चेंज बेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि यस यहाँ पे अगर ऐसी चीज होगी तो इंथैल्पी में वेरिएशन आएगा ही आएगा। तो अगर रिएक्टेंट की कंडीशन यहाँ पे देखो, गैसियस 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 गैसियस, यानी फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट का सेम है, लेकिन प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट अगर अलग आ गया है तो जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी वो भी यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है क्या आएगी, अलग आएगी। तो इसके केस में आती है -258 किलो जूल पर मोल। ठीक है, नियरली इतनी आती है बेटा, एग्जैक्टली तो मुझे भी याद नहीं है, तो नियरली ये -258 ही आती है, और इसकी आती है हमारी 248 किलो जूल पर मोल। 258 से लेके 290 किलो जूल पर मोल तक आती है बेटा ये। अब इनके बीच में कुछ भी हो सकती है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो -258 से -290 किलो जूल पर मोल का इसकी वैल्यू होती है, और इसकी वैल्यू होती है -248 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो सिर्फ आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट में वेरिएशन आने की वजह से डेल्टा एच में भी क्या आ गया, हमारा वेरिएशन आ गया। ठीक है, तो रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट भी डिसाइड करता है कि एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन हमारी क्या होगी। ठीक है, थर्ड यहाँ पे आता है हमारा एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन। ठीक है, एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन। अब एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन क्या कहता है हमारा, कि स्टेट भले ही सेम हो, ठीक है, मतलब थ्रू आउट द रिएक्शन क्या है, जो रिएक्टेंट की स्टेट है और जो प्रोडक्ट की स्टेट है वो सब सेम है, लेकिन फिर भी डेल्टा एच की वैल्यू में चेंज आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो आपका एलिमेंट है जो रिएक्ट कर रहा है वो किस में प्रेजेंट होने की टेंडेंसी रखता है, एलोट्रॉप में प्रेजेंट होने की टेंडेंसी रखता है, और एलोट्रॉप में वेरिएशन होने की वजह से वहां पे आपका एंथैल्पी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन इन द सॉलिड स्टेट, ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ विच इज इन द गैसियस स्टेट, और क्या बना रहा है हमारा CO2। मतलब कार्बन हमारा सॉलिड स्टेट में जो हमने यहाँ लिखा, ठीक है, CS + O2 gives CO2। यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ रही है, डेल्टा एच की वैल्यू आ रही है मेरी 393.5 किलो जूल पर मोल, जो हमने ऊपर रिएक्शन लिखी है बेटा। ठीक है, अब मैं दूसरी रिएक्शन लिखती हूँ, CS + O2 गैस gives CO2 गैस। ठीक है, अब आप कहोगे मैम यहाँ पे भी आपने वही लिखा, यहाँ पे भी आप वही लिख रहे हैं, और यहाँ पे भी वही लिख रहे हैं। अब इसमें जब हम डेल्टा एच की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो ये हमारी आती है 395.4 किलो जूल पर मोल। मतलब एक में तो कितनी आ रही है 393.5 किलो जूल पर मोल, और दूसरे में कितनी आ रही है 395.4 किलो जूल पर मोल। अब ये वेरिएशन क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे जो ये है ये आपका क्या है, डायमंड है, और ये आपका क्या है, ग्रेफाइट। तो भले ही वेरिएशन यहाँ पे बहुत कम आया है, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी में वेरिएशन होता है वो थोड़ा सा वेरिएशन भी बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। क्लियर? तो एलोट्रोपिक फॉर्म होने की वजह से डायमंड जब हमने लिया तो क्या आ गया हमारा -393, सॉरी ये माइनस होंगे,
-395.4 किलो जूल पर मोल। और जब हमने ग्रेफाइट लिया तो तब क्या आ गया हमारा -393.5 किलो जूल पर। क्लियर? इतना क्लियर हो बेटा? सो दिस इज ऑल अबाउट द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। सो आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। इसका जो कॉन्सेप्ट समझाने की मैंने कोशिश की है उसको समझिएगा बेटा, क्योंकि अगर वो आपको समझ में आ गया तो उससे जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो करने आपके लिए काफी इजी हो जाएंगे। ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच।